हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे क्रिस अर्गेरिस की। कंटेंट ज़्यादा है तो ये वीडियो 2 या 3 पार्ट्स में होगा, जितना भी एक बार में हम कवर कर पाएंगे उससे अगला जो है नेक्स्ट पार्ट में आता रहेगा। सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी जुटा लें। तो लोक प्रशासन के अंदर इनका जो आप कह लीजिए कि योगदान है ना, वो ज़्यादातर संगठनों के विकास के ऊपर है। इनके ज़्यादातर विचार इस चीज़ के इर्द गिर्द घूमते थे कि संगठन जो होते हैं उन्हें किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह से उनमें और बदलाव लाए जाए, बदलाव उस दिशा में जहाँ पर वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे पाए, जहाँ पर संगठन के हर एक पक्ष में, यानी कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ संगठन के अंदर जो प्रमुख प्रबंधक हैं वो ही, उसके मैनेजर या मालिक हैं वही, बल्कि वहाँ पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से भी आप जो है चीज़ों को देखें समझें और दोनों ही तरह से चीज़ों को सुधार कर संगठनों को विकास की तरफ आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में आप कह लीजिए कि इनका काम जो है घूमता फिरता है, प्रबंधन पे और संगठन की संरचना में सुधार पे। इनकी लगभग 30 से ज़्यादा जो है किताबें हैं और इसके अलावा भी 150 के आसपास जो है इन्होंने लेख लिखे हैं इन्हीं चीज़ों पर, संगठनों के विकास पर और प्रबंधन की जो तकनीकें हैं कह लीजिए आप, इनके इर्द गिर्द इन्होंने ये सारा अपना जो कार्य लिखा है। शिक्षा की बात करें तो बहुत सारी डिग्रीज इनके पास हैं, काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी जो है आप कह लीजिए कि प्रबुद्ध व्यक्ति ये थे। इनके पास जो है MA साइकोलॉजी में थी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में इन्होंने MA की थी, PhD कर रखी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। डिपार्टमेंट ऑफ येल यूनिवर्सिटी में भी ये चेयरपर्सन के तौर पर इन्होंने काम किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में इन्होंने काम किया है। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के संस्थापक ये रहे हैं। इसके अलावा एक मैगजीन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली वाली मैगजीन थी, उसके भी संस्थापक का श्रेय जो है इन्हें दिया जाता है। ध्यान दीजिए साइंस वर्ड पे, तो ये विज्ञान मानने के पक्ष में थे लोक प्रशासन को। लोक प्रशासन इन्होंने बेसिकली क्या किया, ये सारी बुक्स लिखी, ये लेख लिखे, अपने इतनी सारी डिग्रीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो शिक्षक थे या कह लीजिए कि रिसर्च के जो स्टूडेंट थे, इसके अलावा और जो काउंसलर वगैरह, मतलब समाज में जो भी व्यक्ति, खासतौर पे USA की बात की जा रही है, जो लोक प्रशासन के इर्द गिर्द, संगठनों के इर्द गिर्द, प्रबंधन के इर्द गिर्द अपना काम करते थे, उनकी आप कह लीजिए कि कुछ पीढ़ियों तक को इन्होंने प्रभावित किया। कोई लोग इनसे डायरेक्टली जो है शिक्षा पाकर कह लीजिए कि प्रशासन के क्षेत्र में अपना योगदान दे पाए, कुछ लोग जो है इनकी बातों पर रिसर्च करके, कुछ जो इनके आसपास रहकर इनसे सलाह लेकर जो है कर पाए। तो यानी कि इन सबका भी योगदान जो है उसमें आप अर्गेरिस को श्रेय देंगे, क्योंकि इनकी वजह से जो है ये शिक्षक, ये रिसर्च स्टूडेंट, ये काउंसलर वगैरह जो है कुछ पीढ़ियों तक इनके संपर्क में रहकर उनके विचारों को ही आगे फैला पाए थे। तो इनका बहुत ज़्यादा आप प्रभाव मान सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव करने वाले व्यक्तियों में जो है ये माने जाते हैं प्रबंधन। इसके अलावा एक कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, हिंदी में इसे कहें तो संगठन की शिक्षा। इस पर इसी वीडियो में, आज के ही वीडियो में बात की जाएगी, आज के ही पार्ट में। इस कंसेप्ट का जो है इन्हें पिता कहा जाता है। ये कंसेप्ट क्या है, इस पर पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। अच्छा, बहुत सारे देशों ने इन्हें जो है अवार्ड्स वगैरह दिए हैं, जैसे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होते हैं, यानी कि इनकी उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें सम्मानित किया गया है। USA में भी और भी बहुत सारे देशों में, और कई सारे देशों ने इन्हें ऑनरेरी PhD की डिग्री दी है। ये तब मिलती है जब आप एक्चुअल रिसर्च नहीं करते हैं, लेकिन कोई संगठन आपको सम्मानित करना चाहता है डॉक्टरेट से, तो ऑनरेरी PhD की डिग्री दी है। तो ये यहाँ से पता लगता है कि क्रिस अर्गेरिस का काम कितना ज़्यादा व्यापक था, कितना प्रभावशाली था, और किस तरह से उन्होंने जो है एक शेप दी है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, मुख्यतः यानी कि संगठनों के विकास और प्रबंधन पर इनका काम था। और उस दिशा में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण इनका काम रहा है। इनफैक्ट संगठनों के विकास के बारे में सोचने वाले शुरुआती कुछ विचारकों में इनकी गिनती होती है। उससे पहले तक जो जैसा चल रहा था, रूढ़िवादिता वगैरह बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने संगठन को व्यक्ति से इतना जुड़ा हुआ माना था कि वो कहते हैं कि व्यक्ति का विकास कीजिए आप, तब जाके संगठन का विकास होगा। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट इन्होंने दिया था कि व्यक्ति के विकास को इन्होंने संगठन के विकास के साथ जोड़ दिया था। बहुत सारी इन्होंने नीतियाँ बनाई थी, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए थे जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को जो है मॉडिफाई कर पाता है, अपने बिहेवियर को, अपने आप को जो है प्रोग्रेसिव वे में ढाल पाता है, अपनी ज़रूरतों को पहचान पाता है, उनको पूरा करने के लिए कोशिश कर पाता है। इससे क्या होता है, इससे संगठन का ही अल्टीमेटली विकास होता है। एक और चीज़ आती थी कि संगठन और व्यक्ति के बीच में द्वंद्व हुआ करता था। आज भी होता है, ऐसी बात नहीं है। संगठन जो मांग करता है किसी भी व्यक्ति से, अपने अधीन जो काम करने वाले लोग हैं, उस मांग में और उस व्यक्ति की अपनी ज़रूरतों में या उसके अपने कह लीजिए कि कंफर्ट वगैरह में एक तनाव लगा रहता है। हर वक्त संगठन की डिमांड को व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है, और व्यक्ति की हर एक डिमांड को भी कह लीजिए कि संगठन जो है रिलैक्सेशन नहीं दे सकता। ये जो द्वंद्व होता है, इन्होंने क्रिस अर्गेरिस ने इस द्वंद्व को अच्छे से पहचाना, इस पर खुलकर बात की थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की जो सामाजिक ज़रूरतें हैं, आप अगर उससे काम ले रहे हो तो आप उसकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखिए, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। संगठनों को इनके सुझाव होते थे। ये कहते थे कि संगठन सिर्फ अपने लक्ष्यों की तरफ केंद्रित रहेगा तब उसका विकास होगा, लेकिन अगर साथ में वो व्यक्तियों के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्तर पर बात करे, इस द्वंद्व को कम करने की कोशिश करेगा, व्यक्ति का विकास होगा, तो उससे भी संगठन का जो है वो विकास होगा। ये क्रिस अर्गेरिस का एक बहुत आप कह लीजिए कि मजबूत स्टैंड था इस दृष्टिकोण में, इस विषय में। ये यही मानते थे कि व्यक्ति का आत्मविकास जो है वही संगठन का विकास हो सकता है। और ज़्यादातर जो संगठन है वहाँ का वातावरण कुछ इस तरह का हो गया है, इनके समय की बात हो रही है, कि वो व्यक्ति के विकास को जो है आप कह लीजिए कि बाधित करता है। वहाँ के नियम, वहाँ के जो आप कह लीजिए कि जो औपचारिकताएँ थी,
एल्टन मेयो ने भी इस पर बात की थी कि जो औपचारिक संगठन है उसके अलावा अनौपचारिक संगठनों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। तो वही बात क्रिस अर्गेरिस भी कह रहे हैं कि संगठन की जो औपचारिकताएं होती हैं, जो नियम कानूनों के हिसाब से चलने की बातें हैं, जो पद सोपान के बंधे बनाए नियम हैं, उनमें क्या होता है कि व्यक्ति का अपना विकास जो है वो बाधित होता है, और व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो संगठन का विकास भी नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर ये पद सोपान जैसी संरचनाओं के भी विरोध में थे। जैसे रेंसिस लीकर्ड ने एक लिंकिंग पिन मॉडल दिया था, इसी तरह से इन्होंने भी अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ विचार रखे हैं संगठनों की जो बनी बनाई संरचनाएं हैं उससे अलग हटकर नई तरह की संरचनाओं के लिए, उन पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल इनके अगर सिद्धांतों की बात करें तो आज के इस वीडियो में जो पहले पार्ट में हम कवर करेंगे, एक तो इनका था अपरिपक्वता और परिपक्वता का सिद्धांत। अपरिपक्वता यानी कि इमेच्योरिटी, और परिपक्वता का हो गया इसका अपोजिट यानी कि मैच्योरिटी। इस पर एक इन्होंने सिद्धांत दिया है, क्या है इसमें आगे हम बात करेंगे। आज के वीडियो के मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। और दूसरा जैसे मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, संगठन की शिक्षा, संगठन की शिक्षा का यह, इन दो थ्योरीज पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा भी इनकी कुछ थ्योरीज हैं। इन्होंने जो है व्यक्तिगत दक्षता को बढ़ाने के लिए सिद्धांत दिया है, संगठनों की वैकल्पिक संरचना के बारे में बात की है, टी ग्रुप ट्रेनिंग की बात की है, वो सब हम अगले पार्ट्स में कवर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इस सिद्धांत की, अपरिपक्वता व परिपक्वता का सिद्धांत। क्रिस अर्गेरिस ने अपरिपक्वता और परिपक्वता का सिद्धांत दिया है, इमेच्योरिटी और मैच्योरिटी का। क्या है, पहले तो आप बेसिक वर्ड्स को समझिए। अपरिपक्वता यानी कि जिसके अंदर जो है पूरी तरह से समझ नहीं आई है। व्यक्ति जब अपने जीवन काल की विकास की अवस्थाओं में होता है, जिसे आप किसी तरह से लीजिए, जैसे कि टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स में जोश भरपूर होता है, एनर्जी भरपूर होती है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। उस टाइम पे वो जोश में कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो कि आप जब समझदार होंगे तो आपको खुद को ही रिग्रेट होगा कि हमें उस वक्त ये नहीं करना चाहिए था। तो वो जो डिफरेंस होता है ना देख पाने का चीज़ों को कि वो सही गलत है या नहीं, उस संदर्भ से हो सकता है काम, बिल्कुल हो सकता है, नहीं करना है या करना है, इस बात की समझ होना डिसाइड करता है कि आप परिपक्व हैं या अपरिपक्व हैं। उस दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो परिपक्वता का यहाँ पर अर्थ होगा कि कोई व्यक्ति जो हर तरह से समझदार हो चुका है, जो चीज़ों को अपने समझ से देख भी सकता है, उनमें बदलाव भी कर सकता है, और जो है अपनी बातों को स्पष्टता से व्यक्त भी कर सकता है। अपरिपक्वता इसके ठीक विपरीत होती है, जहाँ पर चीज़ों को समझने में भी आपके अंदर अभी कोई कमी है, जहाँ पर आप अपनी बातों को व्यक्त करने में भी कमी पाएंगे, और जहाँ पर आप जो है अगर किसी तरह के आपसी संबंध की बात कर रहे हैं व्यक्तियों के बीच में या संगठन के साथ संबंधों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप ठीक से अपनी चीज़ों को नहीं संभाल पाएंगे। तो ये दो स्थितियाँ होती हैं। संगठन के अंदर इनका क्या काम है, तो ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब संगठन को ज्वाइन करता है, जब शुरुआत में संगठन के अंदर हिस्सा बनता है, खासतौर पे जब वो काम ही पहले करने लगा है, 20-21 की उम्र में आप कह लीजिए कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल जीवन में आता है, अपनी पढ़ाई पूरी करके, तब की मोस्टली ये बात होती है, तब वो अपरिपक्व होता है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसको जो है अपनी बातों को व्यक्त करने से, अपने आप को जो है एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में दिखाने से रोकती हैं। अब संगठन का ये काम बनता है, संगठन की जिम्मेवारी बनती है कि वो उस व्यक्ति को इमेच्योरिटी की स्टेट से मैच्योरिटी की स्टेट तक लेकर जाए। 7 स्तर इसके ये बताते हैं, 7 तरह की बातें हैं जिन पर बदलाव किया जाना चाहिए। व्यक्ति जब संगठन में आया है तब वो इन 7 के अपरिपक्व स्तर पर होगा, और जब वो संगठन से बाहर निकले या साल 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद अब उसका मूल्यांकन करें, तब वो व्यक्ति इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी के लेवल पर होना चाहिए। ये 7 स्तर नहीं कहेंगे हम इनको, ये 7 आयाम कह लीजिए आप, 7 अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। स्तर तो ये 2 ही बनेंगे, हर एक आयाम का इमेच्योरिटी वाला स्तर, अपरिपक्वता वाला स्तर, और उसका परिपक्वता वाला स्तर। तो ये जो कंसेप्ट है, हालांकि अकेले अर्गेरिस का नहीं था, अर्गेरिस ने और एक थे शॉन, इन्होंने मिलकर जो है ये कंसेप्ट सामने लाया था। अब जैसे मैंने पहले बताया कि क्रिस अर्गेरिस का मुख्य जो ध्यान था, इनका जो फोकस था वो ये रहता था कि संगठन और व्यक्तियों के बीच में जो द्वंद्व है वो कम हो। द्वंद्व कह लीजिए, इनका जो पारस्परिक व्यवहार है वो आपस में ठीक रहे, व्यवहार ये ठीक रहे आपस में एक दूसरे के साथ, जो संगठन की और व्यक्तियों की जो शिकायतें हैं वो कम से कम हो, अगर हो गई हैं तो उन्हें दूर किया जा सके। इन्हीं चीज़ों के ऊपर, यानी कि इस द्वंद्व को ख़त्म करने के लिए, आपको याद हो तो अब्राहम मैस्लो ने भी नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, आवश्यकता का पद सोपानिक सिद्धांत, जिसके अंदर उन्होंने 5 जो है नीड्स बताई थी बेसिक ह्यूमन्स की, जहाँ पर सबसे पहले व्यक्ति जो है अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है, फिर उसके बाद वो अपनी सुरक्षात्मक ज़रूरतों की तरफ आता है, फिर वो कह लीजिए कि संगठन के अंदर या समाज के अंदर अपना हिस्सा ढूंढता है, उसके बाद वो सम्मान पाने की इच्छा करता है, और 5वें स्तर पे वो आत्मबोध की तरफ चला जाता है। व्यक्ति धीरे धीरे एक से दूसरी ज़रूरत की तरफ बढ़ता है, ये कहना था अब्राहम मैस्लो का। ये देखिए ज़रूरतें धीरे धीरे आपको यहाँ पर भौतिक जो चीज़ें, शारीरिक यानी कि भौतिक चीज़ें, व्यक्ति को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, खाने के लिए चाहिए, उसे अपने आराम के लिए जो है घर में फर्नीचर और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर वहाँ से वो सुरक्षा की तरफ आता है, यानी कि उसको जो है अपना फ्यूचर भी सिक्योर चाहिए, अपने घर परिवार के लिए भी जो है एक वातावरण भी ऐसा चाहिए जहाँ पर वो शांति से जीवन बिता सके। फिर वो धीरे धीरे गैर भौतिक चीज़ों की तरफ आता जाता है। समाज का हिस्सा बनना ये कोई भौतिक चीज़ नहीं होती है, वो जहाँ पर रह रहा है वहाँ के लोग उसे अच्छा मानते हैं कि नहीं, उसे सम्मान मिलता है कि नहीं, संगठन के अंदर या संगठन से बाहर भी। आत्मबोध में आकर व्यक्ति बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, उसे बस ये बताए कि मेरा ये लक्ष्य था, मैं अपने मन में यहाँ पर संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ,
ये गैर भौतिकता है। तो आर्गेनिस का और शॉन का इनका भी ये मानना था कि व्यक्ति जैसे जैसे समय बीतता है वो गैर भौतिक चीज़ों की तरफ बढ़ता जाता है। पर क्या है कि ये तो थी मनोवैज्ञानिकों की बात। संगठनों की बात करें, ये 1980 के दशक की बातें हैं शायद, जब ये थ्योरी आई थी, 1978 की बात है शायद। तो उस टाइम तक क्या था कि संगठनों की जो सोच थी ना वो ऐसी डेवलप नहीं हुई थी। विचारकों ने ये देख लिया था कि जो काम करने वाले श्रमिक हैं ना वो तो शारीरिक ज़रूरतों से आत्मबोध की तरफ बढ़ चुके हैं। संगठन क्या थे? संगठन उस टाइम तक भी एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होती है, इस पर चलते थे। संगठन का काम था कि अगर कोई व्यक्ति उनके हिसाब से ठीक चल रहा है तो उसे कैरेट दो, यानी कि उसे इनाम दो, और अगर गलत कर रहा है तो उसे स्टिक यानी कि उसे छड़ी या दंड दो। मतलब उनके पास दो ही तरीके होते थे काम करवाने के। अच्छा कर रहे हैं तो इनाम दे दो, बुरा कर रहे हैं तो दंड दे दो। इस अप्रोच से चलते थे संगठन, जहाँ पर कहीं भी ये चीज़ें फिट नहीं बैठती हैं। वहाँ पर सीधा सा ये है कि आप एक संगठन का हिस्सा हैं, आप जाकर वहाँ सैलरी के बदले में काम कर रही हैं, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो आपको इनाम भी दिया जाएगा, टाइम पर सैलरी मिलेगी, आपको बोनस भी मिल सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है। आप नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी काटी जाएगी, आपकी छुट्टियाँ काटी जाएंगी, आपको जो है डिमोशन भी मिल सकता है। सिर्फ इस अप्रोच पर संगठन चला करते थे। ये एक बहुत पुराना डर रहा था जो तब काम आ सकता था जब श्रमिक जो है किसी तरह का मानसिक काम नहीं करते, सिर्फ शारीरिक श्रम से बंधे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे संगठनों के कार्यप्रणाली में बदलाव आए, बाजार की ज़रूरतों में बदलाव आया, तो क्या हुआ कि वहाँ पर ये अप्रोच जो है थोड़ी पुरानी होती गई। इन लोगों ने समझ लिया, क्योंकि ये खासतौर पर मनोवैज्ञानिक थे, ये धीरे धीरे जो है समाज के हर एक बदलाव को पकड़ पा रहे थे, संगठन नहीं पकड़ पा रहे थे। तो क्रिस आर्गेरिस ने, शॉन ने, मैस्लो ने, इसके अलावा मैक्लीलैंड है, उन्होंने भी जो है एक थ्योरी दी थी, शायद 3 ज़रूरतों की थ्योरी थी। सब पर हम बात करेंगे, जिन विचारकों पर बात नहीं हुई है। तो इस तरह से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जो कि इन चीज़ों को देख रहे थे। संगठन क्या करते हैं? इस तरह की अप्रोच का इस तरह की अप्रोच को प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो विकास है वो बाधित होता है। हमने पहले भी बात की है इस पर। विकास बाधित क्यों होगा? अब देखिए, कोई व्यक्ति कोई एक डिग्री लेकर किसी संगठन के अंदर आया, किसी कंपनी को उसने ज्वाइन किया, वो ये सोच के आया कि मैंने जो है ये डिग्री मन से की है, मेरे इंटरेस्ट का फील्ड है, मैं क्या करूँगा, इसमें धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगा, अपनी पोजीशन को मजबूत करूँगा, अपने आप को प्रूव करूँगा। पहले वो जॉब में लगता है पैसे के लिए, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को, यानी कि रहना, खाना, मकान वगैरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फिर उसका लक्ष्य अल्टीमेटली ये होता है कि मैं जो है एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुँचाऊँ और मुझे हो सकता है आत्मबोध हो जाए, यानी कि मैं अपने आप को संतुष्ट भी कर पाऊँ। पर संगठन के अंदर क्या होता है? संगठन के अंदर उसको बोला जाता है कि आप 4 दिन के अंदर ये काम पूरा करके दीजिए, वरना क्या होगा, आपको अगर कर देंगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करेंगे तो हम छड़ी यानी कि दंड का प्रयोग करेंगे। वहाँ आकर आदमी के पास फिर कहाँ समय बचता है अपने आप को आत्मबोध तक ले जाने का? तो ये संगठन जो है उस व्यक्ति का विकास बाधित करते हैं। लेकिन इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि संगठन का खुद का भी विकास जो है वो बाधित होता है। मैं यहाँ शब्द कम लिख रहा हूँ, आप मेरी बातें सुनते रहिए, अच्छे से समझ में आता रहेगा। संगठन का विकास बाधित हो जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि आप अगर ब्लॉक्स को खराब कर देंगे तो उन ब्लॉक से बनने वाली जो बड़ी यूनिट है वो भी तो खराब ही होगी ना। आपकी ईंटें मजबूत नहीं है तो दीवार कहाँ से मजबूत हो जाएगी? ये अप्रोच थी क्रिस आर्गेरिस की, और उसी अप्रोच को इन्होंने घुमा फिराकर अपने शब्दों में अपरिपक्वता परिपक्वता सिद्धांत में लेकर आए। इन्होंने कहा कि संगठन में जब व्यक्ति आते हैं वो शारीरिक जरूरतों वाले, भौतिक आवश्यकताओं वाले, इमेच्योर होते हैं। 7 तरह की इमेच्योरिटी उनके अंदर होती है। संगठन का ये फर्ज बनता है कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच को ना अपनाए, बल्कि उन्हें मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाए। और इससे क्या होगा? उनका देखिए व्यक्तिगत विकास होगा, आत्मबोध वगैरह होगा उनको। उससे क्या होगा? वो अपना बेस्ट दे पाएंगे तो संगठन का अपने आप बेस्ट हो जाएगा। ईंटें मजबूत है तो दीवार मजबूत हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो 7 आयाम थे, 7 अलग अलग विषय थे जिनमें अपरिपक्वता से परिपक्वता आनी चाहिए, वो क्या थे? तो पहला इसमें उन्होंने जो डिस्कशन किया था वो ये था कि व्यक्ति जब आता है तो निष्क्रिय होता है, उसे सक्रिय करना संगठन का काम है। हालांकि व्यक्ति की खुद की भी जिम्मेवारी है, हो भी जाते हैं व्यक्ति समय के साथ, लेकिन संगठन में ऐसा अगर वातावरण दे दिया जाए तो जल्दी होता है। ये इस सिद्धांत का सार आप ये कह सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ मैं संगठनों से अलग, तो कोई बच्चा मान लीजिए किसी स्कूल में आया है, आज 7वीं 8वीं कक्षा में उसने एडमिशन लिया है, उसके अलावा 40 बच्चे पहले से हैं। वो 40 बच्चे आपको क्लास में एक्टिव मिलेंगे, ये बच्चा थोड़ा निष्क्रिय मिलेगा, पैसिव सा मिलेगा। वो क्या करेगा? आएगा, अपने बेंच पर बैठ जाएगा, 1-2 लोगों से, 1-2 बच्चों से बातचीत करेगा, कम बातचीत करेगा। धीरे धीरे क्या होगा? वो सब कुछ जानने लगेगा, सबको समझने लगेगा, वो अपने आप को भी एक्सप्रेस कर पाएगा, वो सक्रिय हो जाएगा। संगठन में भी कोई व्यक्ति जब नया नया आता है वो पहले देखता है कि संगठन के रंग ढंग क्या है, किस तरह से वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। उस टाइम पर वो निष्क्रिय होता है, वो बस देखता रहता है क्या हो रहा है। कुछ साल बाद, 2 साल 4 साल बाद वो सक्रिय होने लगता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं, या तो अगर व्यक्ति थोड़ा सा आलसी हुआ, या फिर संगठन की जो नीतियाँ हैं वो थोड़ी सी आप कह लीजिए कि नकारात्मक हुई, जहाँ पर ये अप्रोच ज़्यादा चलती हुई, तो क्या होगा? वो आदमी पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाएगा। दोनों ही केस में क्या करना होगा? अगर उसका ये आलस हटाना है या उसके अंदर से नकारात्मकता निकालनी है, संगठन की नकारात्मक निकालनी है, तो ये दोनों काम संगठन को करने होंगे। वहाँ पर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी, इस तरह के मोटिवेशन देने होंगे, इस तरह का माहौल प्रदान करना होगा कि वो व्यक्ति जो है इस निष्क्रियता से सक्रियता की तरफ, यानी कि पहली इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ जल्दी बढ़ पाए। जितना जल्दी बढ़ेगा उतना जल्दी संगठन का फायदा होगा। इसी तरह से 6 और आयाम है। आप हर एक चीज़ को यही समझिए कि संगठन अपना अगर योगदान देने लगेगा तो वो जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज होना तो है, आज नहीं होना कल होना है। इस संगठन में नहीं होगा, वो व्यक्ति कहीं और जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा, होगा। अगर संगठन उसमें अपना योगदान दे देगा तो वो बेहतर तरीके से होगा, संगठन को भी फायदा मिलेगा।
अगला आयाम उन्होंने बताया था निर्भरता से आत्मनिर्भरता, डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी। दूसरों पर निर्भर होगा व्यक्ति जब संगठन में आएगा, उसे कुछ पता नहीं होता है या फिर पता है तो कार्यप्रणाली का नहीं पता होता है, वो धीरे धीरे दूसरों से सीखता है, देखता है, डिपेंड करता है कि कोई आकर मुझे बताइए मैंने सही किया या गलत किया। धीरे धीरे क्या है वो समझ जाता है काम करने के तौर तरीके, फिर वो आत्मनिर्भर हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि किस चीज़ पर जो है कैरेट मिलने वाली है, किस पर स्टिक मिलने वाली है, वो वहाँ से भी सुधर जाएगा, बदलाव ले आएगा अपने अंदर। नहीं होगा तो अगर संगठन थोड़ा सा इसमें अपना इनपुट दे देगा, उसके आलस को भगा देगा, उसके वहाँ की नकारात्मक चीज़ों को हटा देगा, तो वो जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएगा। जल्दी आत्मनिर्भर होगा तो जल्दी संगठन के लिए खुद से फैसले ले पाएगा। एक इन्होंने बताया था कि सीमित व्यवहार से संपूर्ण व्यवहार कह लीजिए आप इसको। व्यवहार का यहाँ मतलब सिर्फ बातचीत नहीं होगी, व्यवहार का मतलब वो उसका पूरा काम करने का तौर तरीका, ये सब कुछ वो शुरुआत में सीमित सा रहेगा, अपनी चीज़ों को भी अपने आप को भी ठीक से व्यक्त नहीं करेगा, देखेगा, इधर उधर सोचेगा, समझेगा, चीज़ों को ग्रास्प करने की कोशिश करेगा, बाद में चल के वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाएगा। संगठन अगर अपने इनपुट दे देगा तो वो ये काम जल्दी कर देगा। यहाँ संपूर्ण व्यवहार की जगह विभिन्न व्यवहार भी लिखा जाता है, मल्टीपल आउटपुट्स कह लीजिए आप इसको। अलग अलग तरह के अगर उसके अंदर गुण है तो सभी गुणों को व्यक्त कर पाएगा बाद में चल के, मैच्योर होने के बाद। संगठन का काम होता है कि उसको ये काम जल्दी करने में मदद करें। फिर अपनी व्यक्ति की कुछ रुचियाँ होती हैं अपनी, वो रुचियाँ जब वो संगठन में आता है, जब वो शुरुआत करता है काम करने की, तो वो रुचियाँ अस्थिर होती हैं, यानी वो कुछ समय के लिए कोई एक रुचि पर टिकेगा, फिर वहाँ से चला जाएगा, कोई और रुचि पकड़ लेगा। कम होती हैं, व्यक्ति के 2 या 4 इंटरेस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट उसकी व्यक्तिगत जीवन से नहीं है, संगठन में काम करने की चीज़ों से संबंधित आप इसे कह लीजिए। और संक्षिप्त रुचि, यानी कि वो इंटरेस्ट भी उतना डीपली नहीं होता है, थोड़े समय के लिए, थोड़ी संख्या में, थोड़े इंटरेस्ट के साथ, थोड़ी एनर्जी के साथ, ये सारा बदल कर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएंगी रुचियाँ उसकी, यानी वो लंबे समय तक एक रुचि पर, एक तरह के काम पर टिक पाएगा। ज़्यादा संख्या में रुचियाँ हो जाएंगी, वो एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। और संक्षिप्त की जगह आप कह लीजिए कि विस्तृत हो जाएंगी, वो पूरा इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को कर पाएगा, संगठन में अपना जो है पूरा योगदान दे पाएगा। समय के साथ होता है, अगर संगठन अपना इनपुट देगा उसके आलस को भगाने के लिए या फिर अपनी जो है नकारात्मकता को कम करने में जल्दी हो पाएगा ये काम। उसका जो दृष्टिकोण है व्यक्ति का, चीज़ों को समझने का, काम को करने का, वो शुरू में अल्प दृष्टिकोण होता है, वो ज़्यादा दूर का नहीं देख पाता है, लेकिन बाद में वो दूरदर्शी हो जाता है मैच्योर होने के बाद। ये एक और विषय है जिसमें उन्होंने कहा था संगठन को मदद करनी चाहिए। अच्छा, शुरू में उसकी जो स्थिति है वो अधीनस्थ की होती है, सबऑर्डिनेट की होती है, दूसरों के अधीन काम करने वाले की होती है। धीरे धीरे या तो वो समकक्ष हो जाएगा या फिर उच्चस्थ हो जाएगा, दूसरों से ऊपर उठ जाएगा मैच्योर होने के बाद, क्योंकि उसका काम होगा, उसके काम पर उसको शाबाशियाँ मिलेंगी, प्रमोशन मिलेंगी, उसके अंदर रुचियाँ बढ़ेंगी, दूरदर्शिता आएगी, उसका व्यवहार अपने आप में एक्सप्रेसिव हो जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा, सक्रिय रहेगा वो संगठन की गतिविधियों में, तो अपने आप वो जो है दूसरों के समकक्ष या उनसे भी आगे निकल जाएगा। मैच्योरिटी की स्टेज होती है ये, इसमें भी संगठन अगर मदद करेगा तो जल्दी हो सकता है। इन हर एक पॉइंट का यही मकसद है कि संगठन अगर इन चीज़ों को अपना इनपुट देकर बढ़ावा देगा तो जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी होगा संगठन को उतना ज़्यादा फायदा होगा। एक आखिरी था आत्मज्ञान। शुरू में आत्मज्ञान या तो कम होता है या नहीं होता है और बाद में भरपूर हो जाता है। आत्मज्ञान इस आत्मबोध जैसा है, अब्राहम मैस्लो के व्यक्ति का आखिरी पड़ाव इसे आप कह सकते हैं, उसकी संतुष्टि के लिए। उसे शुरू में ये नहीं पता होता है कि उसके खुद की क्या मजबूती है, उसके खुद के क्या प्लस पॉइंट्स हैं, किन चीज़ों में वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसे कहाँ संतुष्टि मिलती है। धीरे धीरे जब वो मैच्योर होता है संगठन में रह के, तो उसे पूरी तरह से पता होता है कि उसको क्या चाहिए है, उसकी संतुष्टि कहाँ पर है, क्या वो वहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है उन चीज़ों के हिसाब से। अब वही बात एक बार फिर दोहरा देता हूँ लास्ट में कि अपरिपक्वता परिपक्वता सिद्धांत में क्रिस अर्गिरिस का कहना था कि जब व्यक्ति संगठन का हिस्सा बनता है, काम करना शुरू करता है, तो वो इन 7 अलग अलग आयामों में इमेच्योर होता है। उसके अंदर ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबके अंदर 7 कमियां हों, कोई व्यक्ति हो सकता है इनमें से 2-3 चीज़ों में पहले से मैच्योर हो। ओवरऑल पैकेज की बात करें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। और किसी भी आदर्श संगठन में उन्होंने कहा था, जैसे कि मैक्स वेबर एक आदर्श नौकरशाही की बात करते हैं, ये एक आदर्श संगठन की बात करते हैं जहाँ पर सब कुछ टू द रूल कह लीजिए कि विद थ्योरी सॉलिड हो। वहाँ पर संगठन कोशिश करेगा कि उसके सभी कर्मचारी अपरिपक्व से परिपक्वता की ओर बढ़ें। रेंसिस लिकर्ट ने 4 सिस्टम दिए थे लीडरशिप के, वहाँ पर सिस्टम 1 से सिस्टम 4 पर जाना भी वही है। क्रिस अर्गिरिस का अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर जाना भी वही है। अब्राहम मैस्लो का शारीरिक ज़रूरतों से आत्मबोध की ज़रूरतों तक जाना भी वही है। बाकी किसी का भी एक से भी दूसरे पॉइंट तक जाना वही है। यानी कि कुल मिलाकर संगठन का इनपुट सब लोग मानते हैं, जो खासतौर पर मनोवैज्ञानिक हैं, वो मानते हैं कि संगठन को खुद कोशिश करनी चाहिए व्यक्तियों में सुधार करने की, ताकि संगठन का अल्टीमेटली फ़ायदा हो। एक इनडायरेक्ट फ़ायदा और होता है जिस पर इन्होंने बात की, तो वो ये कहते हैं कि व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि वो 4 साल से किसी संगठन का हिस्सा है और वो आया था तब वो इमेच्योर था,
अब व्यक्ति खुद से अगर चीज़ें करके सीखेगा तो देखिए कहते हैं ना कि ठोकर खाकर सीखने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी रह जाती है, दूसरों की ठोकर से भी सीख लेना चाहिए। तो अगर वो अपने आप गलतियाँ कर करके जो है मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा, उसे बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति को 4 साल हो गए संगठन में आए, संगठन की तरफ से ना तो नकारात्मकता खत्म की गई है, ना उस व्यक्ति के अंदर का आलस या कह लीजिए उसकी जो कमियां हैं उसे दूर करने का प्रयास किया गया है, तो व्यक्ति पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाएगा। संगठन उससे इमेच्योर की तरह व्यवहार करेगा, उसकी जो है सैलरीज पूरी तरह नहीं बढ़ाएगा, उसे सजा ज़्यादा मिलेगी, उसे जो है संगठन में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। इनसे वो व्यक्ति कुंठित हो जाता है। कुंठित हो जाएगा तो या तो उसका काम जो है वो प्रभावित होगा या फिर वो संगठन को ही छोड़ के चला जाएगा, जहाँ जाएगा नए सिरे से फिर से इमेच्योरिटी से वो ज्वाइन करेगा। तो ये एक कुचक्र चल पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि संगठन को इस अपरिपक्वता को परिपक्वता में बदलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस पर काफ़ी डिस्कशन हो गया। आई थिंक लिखने के लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल गया होगा एग्जाम में। हम बढ़ते हैं इसके एक और कंसेप्ट की ओर, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। शिक्षा या लर्निंग का अर्थ हो गया कोई नई चीज़ को जानना, उसको अमल में लाने लायक बनना। सिर्फ जानना नहीं, आप उसको किस तरह से व्यवहार में ले पाते हैं उस लायक भी बनना लर्निंग का, अधिगम का या शिक्षा का जो है आखिरी मकसद माना जाता है। अब सांगठनिक शिक्षा से क्या तात्पर्य था, यहाँ ये कंसेप्ट भी अर्गरिस ने शॉन के साथ मिलकर दिया था। अर्गरिस और शॉन ने ये माना था कि जिस तरह से व्यक्ति सीखते हैं ना, व्यक्ति का सीखना होता है। संगठन के अंदर व्यक्ति आया, वो अभी हमने पिछले कंसेप्ट में देखा कि इमेच्योर था, वो मैच्योर बना, तो कुछ सीख के ही बना है ना। तो जिस तरह से व्यक्ति इमेच्योर से मैच्योर हो सकते हैं, सीख सकते हैं, ऐसे ही संगठन भी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अपने विकास के बारे में जो अलग अलग चीज़ें हैं वो सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? उन व्यक्तियों से सीखते हैं जो कि संगठन का हिस्सा होते हैं। ये जो व्यक्ति हैं संगठन के अंदर, वो एक तरह से टूल्स का काम करते हैं, इनको सिखाने के लिए टूल्स का काम करते हैं। उन व्यक्तियों के व्यवहार हैं, अगर संगठन उन पर ध्यान दे, अब संगठन ये देखे कि किस तरह से व्यक्ति काम कर रहे हैं, हमारे किस बात पर उनका जो है जो रिस्पॉन्स है पॉजिटिव है, किस बात पर नेगेटिव है, हमने अगर उनको वातावरण प्रोवाइड करवाया है, वातावरण दिया है, तो वो इमेच्योर से मैच्योर हुए कि नहीं हुए, कहाँ गलतियाँ रह गई, किस तरह से हम और बदलाव ला सकते हैं। संगठन को अगर अपना आउटपुट स्ट्रॉन्ग बनाना है, बेहतर बनाना है, एफिशिएंसी की बात करनी है या इकोनॉमी की बात करनी है, जो कि मोस्टली इस समय के विचारकों का भी कंसर्न रहता था, तो इन सब चीज़ों के लिए संगठन को थोड़ा सा अपने अंदर झांकना होगा। अपने जो व्यक्ति हैं जो उसका हिस्सा है उनको टूल की तरह इस्तेमाल करके सीखना होगा, कैसे उनसे बेहतर काम लिया जाए, उनको कैसे जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति करवा जाए। उन व्यक्तियों को आत्मज्ञान आत्मबोध होगा, वो अपना विकास करेंगे, व्यक्तियों का विकास होगा तो संगठन का विकास होगा। वही कंसेप्ट है यहाँ पे, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप इसको। तो संगठन शिक्षा, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग को ये रियल कंसेप्ट मानते थे कि सिर्फ व्यक्ति नहीं सीखते हैं। कोई भी व्यक्ति आज कहीं पर आया है, वो 2-4 साल 10 साल 20 साल नौकरी करके जाता है, तो वो अपने भाषण में बोलता है, अपनी स्पीच में कहता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं यहाँ पर से एक बेहतर इंसान बन के जा रहा हूँ। इनका कहना था कि संगठन भी अपने व्यक्तियों की वजह से बेहतर संगठन बनता है। ये होती है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। इसमें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है। संगठन इन सब चीज़ों को सीखने के बाद उन्हें ट्रांसफ़र भी कर सकता है, इस ज्ञान को ट्रांसफ़र भी कर सकता है अपने बाकी कार्यों में, बाकी अपने जो है क्षेत्रों में। यानी कि एक व्यक्ति से कुछ सीखा है, संगठन उस चीज़ को प्रयोग में ले सकता है, बाद में आने वाले व्यक्तियों के साथ उस तरह से ही बर्ताव करना है या किसी नई तरह से बर्ताव करना है, उनको पहले जैसे ही काम देना है या उनके काम का जो स्तर बढ़ाना है घटाना है, उनके साथ व्यवहार पहले जैसा रखना है या अपने व्यवहार में कोई बदलाव लाने की जरूरत है। ज्ञान के ट्रांसफर, जैसे मैंने बताया था, लर्निंग का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई बुक जो है वो पढ़ ली, कोई जो है कुछ शब्दों को याद कर लिया, उनका इस्तेमाल कर पाना एक्चुअल लर्निंग होती है। यहाँ पर लर्निंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो उसका यही मतलब है कि संगठन जो है सीखते भी हैं और उस सीख को जो है ट्रांसफ़र करना कह लीजिए, प्रयोग में लाना कह लीजिए, ये भी कर पाते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो ये समझ में आता है कि संगठनों को सिर्फ आप एक निर्जीव चीज़ नहीं मान सकते हैं, जो कि पहले वाले विचारक माना करते थे कि संगठन का तो जी नियम बना दिए और सबको बस उन नियमों का पालन करना है, बाकी सब बदलता रहेगा, संगठन की नियम जो है वो पत्थर की लकीर रहेंगे। नहीं, क्रिस अर्गिरिस ने, शॉन ने ये दर्शाया अपनी थ्योरीज से, अपनी बातों से, अपने लेखों में ये चीज़ को पूरी तरह से आप कह लीजिए कि प्रोपेल किया, लोगों के सामने रखा, अच्छे से रखा, मजबूती से रखा कि संगठन के जो नियम बन गए उनमें भी बदलाव लाया जाना चाहिए, संगठन को सीखना चाहिए, उस सीख का प्रयोग करके निर्जीव से सजीव जो है एंटिटीज़ में बदलना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट और आ जाता है, उस पर पहले बात की जा चुकी है शॉर्ट के अंदर, सिंगल लूप लर्निंग और डबल लूप लर्निंग। हिंदी में कहा जाता है एकल पाश और द्विपाश। ये क्या है यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ये कंसेप्ट पहले डिस्कशन किया जा चुका है शॉर्ट में और उतना ही है ये। एकल पाश लर्निंग का अर्थ होगा, सिंगल लूप का लर्निंग का ये अर्थ होगा कि संगठन के अंदर कोई काम चल रहा है, मान लीजिए वहाँ पर कोई गलती हुई तो उस गलती को ऑब्जर्व किया, उसमें सुधार कर दिया, गलती में सुधार किया। ध्यान दीजिए, कोई काम गलत तरीके से हो गया, आपने पहली बात तो ऑब्जर्वेशन करना है, आपको पता लगा यहाँ गलती हुई है, आपने उसे सुधार लिया, ये हो गया सिंगल लूप लर्निंग, एकल पाश। यानी कि आपने देखा गलती, सुधार दी। अगर वो गलती हुई है तो पहले उसमें सुधार किया जाए और फिर कुछ ऐसे बदलाव लाए जाएं कि आगे वो गलती ना हो।
दोबारा उस गलती की संभावना को रोका जाए। यानी कि आप अपनी गलतियों से सीख भी रहे हैं। आपने सिर्फ ये नहीं सीखा है, आपकी लर्निंग सिंगल ये नहीं है कि गलतियों को सुधार लीजिए, आपकी लर्निंग डबल है। गलतियों को सुधारिए और सुधारने के बाद बदलाव भी कीजिए ताकि गलती फिर से ना हो। नो रिपीटिशन अलाउड। ये डबल लूप लर्निंग होती है, द्विभाष लर्निंग। तो ये छोटा सा कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। क्रिस अर्गिन इस पर और भी बातें बहुत सारी बाकी हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक आप जो है और वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए।